नहीं ठीक है। पेज नंबर 425 पर प्रॉब्लम नंबर 10 हम आज करेंगे जी। मिस्टर ज़िशान अहमद वर्किंग एज अ टीचर इन अ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मिस्टर ज़िशान अहमद का बेटा हम आज क्वेश्चन करेंगे। वर्किंग एज अ टीचर इन अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये टीचर है तो इसे टैक्स में हमने रिलीफ भी देनी है। अगर आपको याद हो तो 25% टैक्स में रिलीफ है टीचर के लिए। सबसे पहले देखें जी, आपके पास बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी 17 लाख है, फुली टैक्सेबल है। बेसिक सैलरी 17 लाख है, फुली टैक्सेबल है। उसके बाद क्वालिफिकेशन पे है, फुली टैक्सेबल है। क्वालिफिकेशन पे है 1,30,000, फुली टैक्सेबल है। हाउस एंड अलाउंस है, फुली टैक्सेबल है। हाउस एंड अलाउंस की अमाउंट 8 लाख है, फुली टैक्सेबल है। बड़े ध्यान से देखिएगा, फोर्थ एडजस्टमेंट लिखा हुआ है अलाउड हिज पर्सनल कार फॉर ऑफिशियल यूज। अलाउड हिज पर्सनल कार फॉर, कंपनी ने कार नहीं दी, उसकी ज़ाती कार है जिसको वो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। देखिए बेनिफिट करना हुआ ना, लेकिन आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, रीइंबर्समेंट ऑफ कार रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। मेरी बात जरा समझिएगा, आपने पहले भी मैं समझाया कार के मेंटेनेंस और रनिंग एक्सपेंस अगर कंपनी भी दे देना फिर भी फुली एग्जाम्ड है। लेकिन आगे लिखा हुआ है 10% ऑफ दीज एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर पर्सनल यूज। कंपनी ने 1,20,000 कार का खर्चा दे दिया, फुली एग्जाम्ड है, लेकिन आपने उन एक्सपेंसेस में से 10% एक्सपेंस अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कार को चलाया है। ज़ाती इस्तेमाल के लिए कार को चलाया तो जो पेट्रोल लगा ना वो 10% बनता है इसका। जो ज़ाती इस्तेमाल के लिए आपने कार को चलाया उसका जो एक्सपेंस बनता है वो फुली टैक्सेबल है। अलाउड हिज पर्सनल कार फॉर ऑफिशियल यूज। % ऑफ एक्सपेंसेस, 1,20,000 का 10%, 1200 बनता है। 1,20,000 का 10% है तो ये 12,000 बनेगा। इज यूज फॉर ऑफिशियल पर्सनल पर्पस। कार के उसने जो एक्सपेंसेस हैं उनमें से 10% एक्सपेंस है वो ज़ाती इस्तेमाल के लिए कार को चलाने पे हुए हैं, इस वजह से वो पूरी टैक्सेबल होंगे। उसके बाद देखिए 3 आइटम है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा देख लीजिएगा। जब भी प्रोविडेंट फंड आएगा तो आपने सबसे पहले उसकी हेडिंग देखनी है, उसकी टाइप लिखनी है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड 3 एडजस्टमेंट होगी। एक है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एक है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एक है इंटरेस्ट क्रेडिट। उन तीनों को लिखें, तीनों की ट्रीटमेंट हमने करनी है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है 1,70,000। उसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, जो अपने एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ये 1,70,000 है। और तीसरी चीज़ है कि इंटरेस्ट क्रेडिट, जो उसे इंटरेस्ट मिल रहा है। रेट लिखा हुआ है जी 20% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है उसे। 20% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है 68,000 का। अब इसकी टैक्सेबिलिटी समझ लें। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, तो ये बेनिफिट तो ना हुआ। और वैसे भी उसकी सैलरी जब हमने पूरी टैक्सेबल कर दी है ना, तो उसकी सैलरी में से जो डिडक्शन होनी है वो भी जाहिर सी बात है सैलरी का ही हिस्सा है, तो हमेशा लिखा जाता है ऑलरेडी इंक्लूडेड। मतलब यहाँ पर उसे दोबारा से टैक्सेबल नहीं करेंगे, वो बेसिक सैलरी में से ही पैसे कंट्रीब्यूट करता है ना, अलग से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा उसे, तो ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, नथिंग इज टैक्सेबल।
जहाँ तक बात है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जब होगा तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बेसिक सैलरी का 10% एग्जाम होगा, लेस एग्जाम अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। मेरा बेसिक सैलरी 17 लाख है, उसका 10% लेंगे तो कितना आएगा? 1,70,000 ही आएगा। 1,70,000 ही मिल रहा था, 1,70,000 ही एग्जाम हो गया। तो ये प्रोविडेंट फंड के रूल है जो आपने पढ़े हुए फॉर्मेट में। कुछ हो गया। उसके बाद है जी इंटरेस्ट क्रेडिटेड। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड। इंटरेस्ट क्रेडिटेड कितना है जी? सॉरी आप बता रहे हैं, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। ये देखिए इसमें एक एडजस्टमेंट है, ये हमने मिस कर दी है। इसमें एक एडजस्टमेंट है, मैक्सिमम जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है ना वो 1,50,000 तक एग्जाम हो सकती है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 1,50,000 से ज्यादा एग्जाम नहीं हो सकती। अब ये 1,50,000 कहाँ से आया? ये टैक्स रूल है, याद रखना है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वैसे तो 10% बेसिक सैलरी का एग्जाम होती है, लेकिन 1,50,000 फिक्स है रूल में, बाय रूल कि 1,50,000 से ज्यादा नहीं माइनस कर सकते आप। जिसका मतलब हमारा आ रहा था 1,70,000, 1,50,000 से ज्यादा माइनस, तो 1,50,000 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 20,000, वो टैक्सेबल होगा। ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के रूल याद रखना है कि बेसिक सैलरी का वैसे तो 10% एग्जाम होता है, लेकिन मैक्सिमम कितना माइनस हो सकता है? 1.5 लाख, 1,50,000। तो 1,50,000 हमने माइनस करना है 1,70,000 में से, तो बाकी 20,000 बचेगा, वो टैक्सेबल होगा। अब जो इंटरेस्ट उसे मिल रहा है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट उसे मिल रहा है 68,000। अब ये है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो याद रखें इंटरेस्ट क्रेडिटेड जो है ना वो 16%, 16% तक एग्जाम है, एग्जाम अप टू 16%। अब 16% किसका? 16% किसका? मैंने बताया था प्रोविडेंट फंड की जो कंट्रीब्यूशन है। देखिए 1,70,000 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1,70,000 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, दोनों मिलाकर कितनी रकम जमा करते हैं? 3,40,000। इस पर इंटरेस्ट मिलता है। एम्प्लॉय को इंटरेस्ट किस पे मिलता है? जितना वो कंट्रीब्यूट करता है, जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट, 1,70,000 वो कंट्रीब्यूट करता है, 1,70,000 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, तो टोटल 3,40,000 जमा हो जाता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट वैसे तो मिल रहा है 20%, 68,000 बनता है ना, लेकिन एग्जाम कितना है? 16% तक, 16% तक मिले तो एग्जाम है, तो 16% कैलकुलेट करने को एग्जाम कर देते हैं। 54,400 ये एग्जाम है। 68,000 में से 54,400 माइनस कर दें, रिमेनिंग क्या टैक्सेबल हो जाएगा, कितना आएगा? 13,600 आएगा, 13,600 आएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। आगे चलें। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, इसको मार्क कर लें। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, इसको मार्क कर लें। इसके बदले में एवरेज रिलीफ मिलनी है। एम्प्लॉयर ने क्या डबल इसका इफेक्ट होगा ना, हमारी को लाइफ इंश्योरेंस दे रहा है, हमें दो बेनिफिट हो गए, मार्क कर लें इसको, डबल बेनिफिट है इसका। एक तो वो हमारा लाइफ इंश्योरेंस दे रहा तो हमें बेनिफिट हो गया, क्योंकि हमारा हमने प्रीमियम दिया था, दे हमारी कंपनी ने दिया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। देखिए अगर हम खुद देते ना तो सिर्फ एक बेनिफिट होता कि इसके बदले में एवरेज रिलीफ मिलनी। अब हमारी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमारी कंपनी ने पे कर दिया तो हमें डबल बेनिफिट हो गया, तो ये टैक्सेबल होगा जी, 35,000 टैक्सेबल हो गया। और इसका दूसरा इफेक्ट याद रखना है, इसके बदले में एवरेज रिलीफ भी मिलती है। एवरेज रिलीफ अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं तो बदले में टैक्स में रियायत भी मिलती है। लाइफ इंश्योरेंस के बाद देखें
ग्रांट रिसीव फ्रॉम बेनोवलेंट फंड। बेनोवलेंट फंड एक एम्प्लॉय को मिलता है, उसकी सैलरी में से हर महीने डिडक्शन होती है। ये बेनोवलेंट फंड में डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो पर्पजेज होते हैं कि एम्प्लॉय की फैमिली में से किसी की डेथ हो जाए तो उसको डेथ ग्रांट मिलती है, फनरल चार्जेस मिलते हैं, वो भी इसमें से मिलते हैं। एम्प्लॉय के बेटे बच्चे अगर मैट्रिक के बाद अगर उन्होंने हायर एजुकेशन हासिल करनी है तो उनके अगर मैट्रिक में 80% से प्लस मार्क्स है तो उसके बदले में भी उन्हें फंड्स मिलते हैं, 50,000 का परसेंटेज के हिसाब से फंड्स मिलते हैं। मैरिज ग्रांट मिलती है एम्प्लॉय की बेटी की शादी के लिए, सैलरी में से पैसे कटते हैं हर महीने, तो ये फंड जमा होता रहता है, ज़रूरत पड़ने पर आप अप्लाई करते हैं जब भी कोई इवेंट ऐसा हो जाता है। तो ये फुली एग्जाम्प्ट है, ग्रांट रिसीव फ्रॉम बेनोवलेंट फंड। ग्रांट रिसीव फ्रॉम बेनोवलेंट फंड है बेटा 15,000, फुली एग्जाम्प्ट। इसके बाद देखेंगे रीइंबर्समेंट ऑफ एंटरटेनमेंट बिल्स। एंटरटेनमेंट बिल्स अब हमें बताया नहीं हुआ पर्पस क्या है। देखें ना जी, एंटरटेनमेंट बिल्स अगर पर्सनल पर्पस के लिए हो तो फुली टैक्सेबल है, ऑफिशियल पर्पस हो तो फुली, ना बताया हो तो हम समझ लेते हैं ये ऑफिशियल पर्पस है, ना बताया हो तो क्या समझ लेते हैं, रीइंबर्समेंट ऑफ एंटरटेनमेंट बिल्स। फुली एग्जाम्प्ट है, कंसिडर्ड, क्योंकि हम इसे ऑफिशियल पर्पस कंसिडर कर रहे हैं तो ये फुली एग्जाम्प्ट होगा। अगर ये पर्सनल पर्पस होता, प्लेयर टूर होता तो ये फुली टैक्सेबल होने थे। उसके बाद परफॉर्मेंस अवार्ड है 28,000 का, फुली टैक्सेबल है। परफॉर्मेंस अवार्ड 28,000 का, फुली टैक्सेबल है। उसके बाद इंटरनेट यूजेज बिल रीइंबर्स। इंटरनेट यूजेज आपने की है वो बिल रीइंबर्स हो गया, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है कि ये ऑफिशियल पर्पस के लिए आपने इंटरनेट यूज़ किया, इस वजह से फुली एग्जाम्प्ट होगा। अगर ये पर्सनल पर्पस होता तो फुली टैक्सेबल होगा। फुली एग्जाम्प्ट। उसके बाद है फ्री गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। फ्री गैस वाटर एंड, ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या मैंने बताया था, याद आया कि अगर ये बेनिफिट वो अपने रिसोर्सेज से प्रोवाइड करेंगे, गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के रिसोर्सेज अगर एम्प्लॉयर अपने वसाइल से दे तो ये फुली एग्जाम्प्ट है। क्या लिखा हुआ है, फ्री गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉयर प्रोवाइड सर्विसेज फ्रॉम हिज ओन रिसोर्सेज, तो फुली एग्जाम्प्ट है। एम्प्लॉयर्स ओन रिसोर्सेज, तो ये फुली एग्जाम्प्ट है 50,000। उसके बाद बेटा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 2 लाख, इसको मार कर लें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लिखी जाएगी। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिखा जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिखा जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ परसेंट, शेयर फ्रॉम एओपी, आपको पता टोटल इनकम में से जब आप 5 डिडक्शन माइनस कर लेते हैं एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आती है तो उसमें ऐड होता है जाके, इसको भी मार कर लें। इनकम फ्रॉम फ्रूट प्रोसेसिंग बिजनेस सेटअप इन बलूचिस्तान, इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। प्रॉफिट ऑन डेट आपको पता है ये डिडक्शन है। रेंट मिल रहा है एग्रीकल्चर लैंड का, यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज, अदर सोर्सेज के आइटम है, फुली एग्जाम्प्ट है, इसको भी मार कर लें। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी आप जानते हैं, जब आप फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकाल लेते हैं 8वें स्टेप में जाकर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स माइनस हो जाता है। उसके बाद देखा भाई गेन ऑन सेल ऑफ प्लॉट, ओपन प्लॉट है, ओपन प्लॉट है पर वाज परचेज 5 ईयर बैक, इसको बेच दिया है आपने जिसको 5 साल पहले खरीदा था, तो ओपन प्लॉट का होल्डिंग पीरियड 8 साल से कम होना, तो इसकी 75% अमाउंट टैक्सेबल होती है। कहाँ पर जाकर, सेपरेट ब्लॉक में है, तो कैपिटल गेन की आइटम लेकिन टैक्सेबल होनी है सेपरेट ब्लॉक में जाकर। हर आइटम को पढ़ना। आगे लिखा हुआ है होंडा सिटी कार
ट्रांसफर्ड बाय एम्प्लॉयर हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू 15 लाख फॉर 14 लाख। 15 लाख की होंडा सिटी कार कंपनी ने आपको 14 लाख में दे दी। कन्वेंस अलाउंस नहीं है, ये कन्वेंस अलाउंस नहीं है। 15 लाख की कार कंपनी ने आपको 14 लाख में दे दी। 1 लाख का बेनिफिट हुआ है, वो 1 लाख का जो बेनिफिट है वो फुली टैक्सेबल है। तो देखिए होंडा सिटी कार प्रोवाइडेड at less than market value, provided at less than fair market value। कितना बेनिफिट हो गया? 15 लाख वाली चीज आपको कितने में मिल गई है? 1 लाख का बेटा जो बेनिफिट हुआ वो टैक्सेबल होगा। एक लाख का जो बेनिफिट है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड, ये FTR की आइटम है, इस पर 15% टैक्स है। नीचे अमाउंट क्लेम फॉर रिबेट पर आ जाए। कहता डोनेशन टू इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इस पर एवरेज रिलीफ मिलनी है, इस पर कोई मार्क कर लें। कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव पेंशन फंड, इस पर भी एवरेज रिलीफ मिलनी है। परचेज ऑफ शेयर फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, बहुत ज़्यादा फॉलो कीजिएगा, मैं पहले भी समझा चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ। 10th मेडिकल तक हम पहुँच चुके हैं, अभी हमने 2 और 3 नहीं किया। 2, 3 और 20 आपस में, इसमें एक कॉमन एडजस्टमेंट है जो हम सबसे एंड में करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदे तो पब्लिक कंपनी के शेयर होते हैं। बहुत समझिएगा, पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदने पर एवरेज रिलीफ मिलती है। पब्लिक कंपनी के शेयर अगर आप खरीदें, देखिए इनकम तो नहीं ना आएगी, शेयर खरीदना इनकम तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट की है। तो गवर्नमेंट आपको ये सहूलत देती है कि अगर आप पब्लिक कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके बदले में आपको टैक्स में छूट मिल जाए। लेकिन शर्त ये है कि आप ओरिजिनल अलॉटी हो, ओरिजिनल अलॉटी वो जो डायरेक्ट कंपनी से फर्स्ट हैंड शेयर खरीदता है। IPO, जब कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करे, या आपने शेयर खरीदे हो प्राइवेटाइजेशन कमीशन से, तो आप ओरिजिनल अलॉटी होते हैं, शेयर डायरेक्ट आपके नाम पर मुंतकिल होते हैं। जैसे हाउसिंग सोसाइटी में आप फर्स्ट हैंड बायर हो, किसी प्लॉट को फर्स्ट हैंड डायरेक्ट कंपनी से खरीदें, उसके बाद जब आप लोगों को बेच देते हैं ना, तो आप फर्स्ट ऑनर है, वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑनर होते हैं। बोलो बने बात। स्टॉक एक्सचेंज में आप जब शेयर खरीदेंगे तो वहां पर लोग बेचने आते हैं, कंपनी नहीं बेचती। बेशक स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिक कंपनी के शेयर मिलते हैं, लेकिन आप ओरिजिनल अलॉटी नहीं होते, क्योंकि आपने अगर फर्स्ट हैंड शेयर खरीदे तो डायरेक्ट कंपनी से खरीदने पड़ेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर कब जाते हैं? जब कंपनी लोगों को बेच दे, फिर लोग बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपने शेयर खरीदे तो आप ओरिजिनल अलॉटी नहीं है। पब्लिक कंपनी के शेयर जरूर है, लेकिन आप ओरिजिनल अलॉटी नहीं होते। तो याद रखें, इस पर आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। उसके बाद आगे चले, शाबाश। आफ्टर कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम हिज टैक्स लायबिलिटी में आल्सो भी कंप्यूटेड। कहता है हिज टैक्सेबल इनकम फॉर द लास्ट ईयर, पिछले साल की टैक्सेबल इनकम दी हुई है 9 लाख, पिछले साल की टैक्सेबल इनकम। यहाँ तक सैलरी का पोर्शन कंप्लीट हो गया, यहाँ तक सैलरी का पोर्शन, सारा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यहाँ तक सैलरी का पोर्शन कंप्लीट हो गया। टोटल करके बताएं, टोटल सैलरी इनकम कितनी आ रही है? यहाँ तक टोटल करके बताएं, शाबाश। टोटल सैलरी इनकम कितनी आ रही है? टोटल सैलरी इनकम आ गई जी 28,38,600। टोटल सैलरी इनकम के बाद नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 में देखें, जिन जिन चीज़ों को आपने मार्क किया हुआ है उनमें से देखें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कौन सी है। तो 2 लाख रुपए की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 2 लाख तक तो वैसे ही करंट होती है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 2 लाख है ना, तो वैसे तो ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में आती है। तो यहाँ पे फिलहाल लिख देते हैं टैक्स अंडर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, टैक्स अंडर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट हेडिंग आपने देखिए इनकम फ्रॉम बिजनेस की। इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18।
इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18। तो जिन जिन चीज़ों को मार्क किया हुआ उनमें से ढूंढें इनकम फ्रॉम बिजनेस कौन कौन सी है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस है सबसे पहले, पूरी टैक्सेबल है। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 60,000 पूरी टैक्सेबल है। उसके बाद शेयर ऑफ एओपी है इनकम फ्रॉम फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट, इनकम फ्रॉम बिजनेस में लेकिन फुली एग्जाम्प्ट है। इनकम फ्रॉम, क्योंकि ये बलूचिस्तान में है, इनकम फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेट अप इन बलूचिस्तान। सेट अप इन बलूचिस्तान, इसकी अमाउंट है 70,000, फुली एग्जाम्प्ट है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन डेट है, रेंट है, टैक्स है। इनकम फ्रॉम बिजनेस की यही आइटम है। इनकम फ्रॉम बिजनेस के बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको देनी है कैपिटल गेन्स की। कैपिटल गेन सेक्शन 37, कैपिटल गेन सेक्शन 37। कैपिटल गेन में, कैपिटल गेन सेक्शन 37 में आपके पास देखें कौन कौन से आइटम है। कैपिटल गेन के लिए आपके पास सिर्फ एक आइटम है, गेन ऑन सेल ऑफ प्लॉट, गेन ऑन सेल ऑफ प्लॉट। होल्डिंग पीरियड 5 साल पहले खरीदा था ना। होल्डिंग पीरियड लेस देन 8 ईयर, लेस देन 8 ईयर होल्डिंग पीरियड है। 8 ईयर से कम अगर ओपन प्लॉट का होल्डिंग पीरियड होगा तो इसकी 75% अमाउंट टैक्सेबल होती है। और कितना टैक्स लगता है? 20 लाख तक अगर कैपिटल गेन होना तो उस पर 5% टैक्स लगता है। तो आपने फिलहाल इसका लिखना है टैक्स अंडर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, टैक्स अंडर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो कैपिटल गेन की एक ही आइटम थी, वो भी हो गई। अब आ जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पर, सेक्शन 39। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39। अब अदर सोर्सेज से रिलेटेड देख लें कौन कौन सी इनकम है। जिन जिनको मार्क किया हुआ उनको देख लें। रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेज, एक ही इनकम है मेरा ख्याल है। यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज 90,000 फुली एग्जाम्प्ट। Land of agriculture land used for agricultural purpose is fully exempt। उसके बाद देख लें शाबाश, और कोई इनकम अदर सोर्सेज की नहीं है भी आपके पास। तो यहाँ तक आप सारे सोर्स ऑफ इनकम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ तक टोटल करने आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल करके बताएं शाबाश, यहाँ तक टोटल इनकम कितनी आती है? टोटल इनकम कितनी आ गई? 28 लाख 98,000। टोटल इनकम में से 5 चीज़ें माइनस होती है। कौन कौन सी? ज़कात डिडक्टेड अंडर ज़कात अनुसार ऑर्डिनेंस वो नहीं है। वर्कर वेलफेयर फंड नहीं है। डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2 नहीं है। प्रॉफिट ऑन डेट मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस है, देखिए है कि नहीं? प्रॉफिट ऑन डेट मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस है कि नहीं? कितनी अमाउंट है? 80,000। लेस कर दें, चिल्ड्रन एजुकेशन फीस भी नहीं है। ये आपको बता देगी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 28,18,600। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के बाद आप ऐड करते हैं शेयर फ्रॉम ईओपी।
इस क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एओपी भी है। शेयर फ्रॉम एओपी कितना है? 40,000। शेयर फ्रॉम एओपी ऐड कर दे तो आएगी टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। जब रेट पर्पस वाली इनकम आ जाएगी तब डबल लाइन लगा देनी, क्योंकि अब इनकम वाला हिस्सा खत्म हो गया, सारी इनकम आपने लिखनी है। 28,58,600। जब टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस आ जाए तो अब आपने क्या करना है? स्टेप नंबर 1, इस पर टैक्स कैलकुलेट कर लेना है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। तो शाबाश, देखें टैक्स रेट के टेबल में ये 23,58,600 कौन सी स्लैब में आता है? बुक के पेज नंबर 389 पर टेबल दिया हुआ है। 23 लाख टैक्स आता है जी, 28 लाख से 28,58,000 टैक्स आता है फिफ्थ स्लैब में। फिफ्थ स्लैब की रेंज है जी 25 लाख से लेकर 35 लाख तक। 1,95,000 फिक्स टैक्स है, 25 लाख तक फिक्स टैक्स है 1,95,000। और जितनी इनकम 25 लाख से ज़्यादा है उस पर 17.5% टैक्स है। कितनी ज़्यादा है? 3,58,600। इस पर 17.5% टैक्स है। 3,58,600 पर 17.5% टैक्स लेकर बताएं कितना टैक्स आता है? 62,755। 62,755। तो ये रेट पर्पस वाला टैक्स आपके पास आ जाएगा। रेट पर्पस वाला टैक्स कितना आएगा? 2,57,000। 2,57,755। ये रेट पर्पस वाला टैक्स आता है। इसके बाद सेकंड स्टेप है एक्चुअल टैक्स पेएबल कैलकुलेट करना है। कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल। एक्चुअल टैक्स पेएबल निकालने वाला स्टेप सेकंड स्टेप है। एक्चुअल टैक्स पेएबल निकालने का क्या तरीका मैंने बताया था? जब आपने रेट पर्पस का टैक्स निकाल लिया हो तो क्या करते हैं? रेट पर्पस वाले टैक्स को वेरी गुड डिवाइड करते हैं रेट पर्पस वाली इनकम के साथ। 28,58,600 तो 1 रुपये का टैक्स आ जाता है। हमें टैक्स चाहिए होता है एक्चुअल टैक्सेबल इनकम पर। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम है 28,18,600। इस टैक्स को इस इनकम पर डिवाइड करें, 1 रुपये का टैक्स आएगा। इसे एक्चुअल टैक्सेबल इनकम से मल्टीप्लाई कर दें, एक्चुअल टैक्स पेएबल आपके पास आ जाएगा। 2,54,140। एक्चुअल टैक्स पेएबल आ जाएगा 2,54,148। ये आपके पास एक्चुअल टैक्स पेएबल आ जाएगा। एक्चुअल टैक्स पेएबल आने के बाद थर्ड स्टेप है टीचर सीनियर सिटीजन रिबेट 50%। इसका समय सीनियर सिटीजन नहीं है। फोर्थ स्टेप है टीचर्स रिबेट 25%। वो इस क्वेश्चन में है। एक्चुअल टैक्स पेएबल आने के बाद
एक्चुअल टैक्स पेपर आने के बाद मैंने बताया कि सीनियर सिटीजन रिबेट होती है, वो नहीं है स्पेसिफिक। फिर फोर्थ स्टेप है टीचर्स रिबेट, टीचर्स कंसेशन, दैट्स 25% कंसेशन फॉर टीचर्स एंड रिसर्चर्स। तो 25% कंसेशन निकालने का तरीका क्या है? टीचर्स को कंसेशन मिलती है एज अ टीचर वर्क करने पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस पर्सन की, मिस्टर जिशान, इसका हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मिस्टर जिशान ही है ना जिसका हम क्वेश्चन कर रहे हैं। इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी भी है, प्रॉपर्टी भी है, बिजनेस भी है, कैपिटल गेन भी है, अदर सोर्सेज भी है। देखिए एज अ टीचर प्रॉपर्टी इनकम तो नहीं ना होती, एज अ टीचर बिजनेस इनकम तो नहीं होती, एज अ टीचर कैपिटल गेन या अदर सोर्सेज तो नहीं होते। एज अ टीचर जो इनकम होती है वो सैलरी है। टैक्स में जो 25% रायतें नहीं है वो भी सैलरी के टैक्स पर देनी है। तो क्या करना है, पहले फाइंड आउट करना है हमें टैक्स ऑन सैलरी इनकम, टैक्स ऑन सैलरी इनकम का पहले टैक्स फाइंड आउट करना है। अब सैलरी इनकम कितनी है, सैलरी इनकम कितनी है आपने ऑलरेडी निकाली हुई। सैलरी इनकम है 28,38,600। सैलरी इनकम कितनी है 28,38,600। इस पर टैक्स निकालना है। इस पर टैक्स कैसे निकालना है, टैक्स रेट की टेबल से देखकर। देखिए 28,38,600 रुपया है, 28,38,600। ये किस स्लैब में आ रहा है? ये फिफ्थ स्लैब में ही आएगा। फिफ्थ स्लैब की रेट है जी 25 लाख से 35 लाख तक, 25 लाख तक फिक्स टैक्स है, 1,95,000। और 25 लाख से जितनी इनकम ज्यादा है वो है जी 3,38,600। सैलरी इनकम का टैक्स निकालना है वो 17.5% आएगा। कितना आ गया? 62,755। 3,38,000। दोबारा बताएंगे कितना आ रहा है। 3,38,600 पर टैक्स बताएंगे कितना आ रहा है? 17.5%। 59,255। 59,255। तो सैलरी का टैक्स कितना आ गया? टोटल करें 1,95,000 प्लस 2,54,255। ये आ गया जी सैलरी का टैक्स। सैलरी के टैक्स पर 25% आया था। सैलरी के टैक्स पर 25% आया था। सैलरी का टैक्स आया 2,54,255। इस पर 25% लेना है, ये कंसेशन बनती है। 2,54,255 का 25% लेना है, 63,560। ये टैक्स कंसेशन है, मतलब टोटल टैक्स पर 25% राहत नहीं देनी। सैलरी का टैक्स लेना है, सैलरी इनकम लेनी है, उसका टैक्स निकालना है, उस टैक्स का 25% राहत देनी है। तो अब आपके पास आएगी जी टैक्स पेपर आ जाएगा आपके पास। टैक्स पेपर बताएं कितना आएगा? 1,94,000। 1,90,000 टैक्स पेपर आ गया। ये फोर्थ स्टेप था। फिफ्थ स्टेप है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो नहीं है। सिक्स स्टेप है एवरेज रिलीफ, वो इस क्वेश्चन में है। अब एवरेज रिलीफ जो है ना 4 चीजों पे मिलती है। इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक कंपनी शेयर्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और स्कूल्स ऑफर्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट। इन तीनों में से एक पर मिलनी है जिसकी अमाउंट बड़ी हो। एक ये चीज होगी,
दूसरी चीज है कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव्ड पेंशन फंड। तीसरी चीज है डोनेशन, डोनेशन टू द गवर्नमेंट एजुकेशनल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस में। और फोर्थ है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अब इस क्वेश्चन में देखें जी किस किस पर रिलीफ मिली है। इस क्वेश्चन में कौन कौन से आइटम दिखाना करा, जिन जिनको मार किया उनको देखें जरा शाबाश। डोनेशन टू इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, कितनी है? 65,000। अमाउंट अलाउड फॉर रिलीफ, जिस पे जिस पर रिलीफ बनती है मैंने उसका बताया ना, ये तो डोनेशन पर बनती है। डोनेशन टू अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कितनी है? 65,000। इस पर रिलीफ बनती है। उसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव्ड कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड कितनी बनती है? कितनी कंट्रीब्यूशन है? 60,000 की कंट्रीब्यूशन है अप्रूव्ड पेंशन फंड के लिए। उसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, याद है मैंने बताया था डबल ट्रीटमेंट होनी है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितनी है अमाउंट उसकी? 35,000। इन तीनों पर एवरेज रिलीफ देनी है भाई। इन तीनों को मिलाएं तो अमाउंट आती है 1,60,000। इस पर एवरेज रिलीफ देनी है। एवरेज रिलीफ कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बताया है। रेट पर्पस वाले टैक्स को डिवाइड करना है, रेट पर्पस वाले टैक्स को डिवाइड करना है रेट पर्पस वाली इनकम के साथ। देखें यहाँ पर रेट पर्पस वाला टैक्स कितना है? 2,57,755। इसको डिवाइड करना है रेट पर्पस वाली इनकम के साथ, वो है 28,58,600। एवरेज रिलीफ निकालने का तरीका है रेट पर्पस वाले टैक्स को डिवाइड करना है रेट पर्पस वाली इनकम के साथ, और जिस पर रिबेट देनी है उसे मल्टीप्लाई करना है। 1,60,000 पर रिलीफ देनी है, 1,60,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ग्रॉस टैक्स पे करा 14,427 ये माइनस कर दें। ग्रॉस टैक्स पेपर देखिए कितना आता है? 1,76,157। ग्रॉस टैक्स पेबल आ गया। ग्रॉस टैक्स पेबल ये 6 स्टेप है ना। अब 7 स्टेप पे आए, ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। 7 स्टेप है ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। ग्रॉस टैक्स पेबल है जी आपके पास 1,76,156। ग्रॉस टैक्स पेबल के बाद आपने क्या करना है? ग्रॉस टैक्स पेबल के बाद आपने ऐड करना है टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आपकी टोटल है 2 लाख। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वैसे ही 2 लाख तक एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट अप टू ₹2 लाख। ये वैसे 2 लाख तक एग्जाम्प्ट हो गई। उसके बाद कैपिटल गेन की आइटम आती है। कैपिटल गेन की देखिए किस आइटम के साथ आपने लिखा है टू बी टैक्स सेपरेटली। वो जो गेन ऑन सेल ऑफ प्लॉट था, गेन ऑन सेल ऑफ प्लॉट, ये बड़े ध्यान से सब लोग बाइट पर देखिएगा, सब लोग लिखना छोड़े जरा। गेन ऑन सेल ऑफ प्लॉट था होल्डिंग पीरियड, इधर बाइट पर सब लोग ध्यान रखिएगा, लेस देन 8 इयर्स। देखिए होल्डिंग पीरियड 8 ईयर से कम हो ना, तो जितना गेन हो रहा है, कितना गेन हो रहा है देखा करें। गेन ऑन सेल ऑफ प्लॉट कितना है? 3 लाख है। बात जरा फॉलो कीजिएगा। 3 लाख रुपया जो गेन है ना, अगर होल्डिंग पीरियड 8 ईयर से कम हो तो इसका 75% पोर्शन टैक्सेबल होगा। 75% निकालेंगे तो कितना आएगा? 2,25,000। अब ये हिस्सा टैक्सेबल है। कितना टैक्सेबल है ये याद रखना है।
गेन 20 लाख की अमाउंट तक होना, ये रेट दिया हुआ है जो मैंने फॉर्मेट कंप्यूटराइज प्रोवाइड किया ना, जो मैंने बताया कि कॉलेज के साथ मंथली फोटो स्टेट पे वो अवेलेबल है, उसमें भी मैंने ये टेबल दिया हुआ है, आपकी बुक पे भी टेबल दिया हुआ है। पेज नंबर देखें 388, पेज नंबर 388 देखें, यहाँ सेंटर में देखें टेबल दिया हुआ है आपको, वेयर द गेन डज नॉट एक्सीड, सॉरी मैं 20 लाख कहता 50 लाख है, गेन की रकम 50 लाख तक हो, गेन की रकम, नीचे वाला जो टेबल है, ऊपर वाला तो अमाउंट के बारे में है ना, होल्डिंग पीरियड लेस देन तो 4 ईयर वाला कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के बारे में, 50 लाख तक गेन होना तो पहली फिगर में लिखा हुआ है 5% टैक्स है, तो ये कितना है 2,25,000 है, इस पर कितना टैक्स है, हम आप टैक्स कैलकुलेट करने आए हैं, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक के लिए आए हैं, तो जितना गेन है उसका 75% है, उस पर 5% टैक्स है, 5% टैक्स कैलकुलेट करके बताया कितना आ रहा है 11,000। कैपिटल गेन की एक ही आइटम थी, एक होती है प्रॉपर्टी इनकम, दूसरी होती है कैपिटल गेन्स की आइटम जितनी भी हों, तीसरी होती है गोल्डन हैंडशेक, वो इस पर्सन में नहीं है, तो यहाँ तक आपके पास आएगा नेट टैक्स पेएबल, नेट टोटल टैक्स पेएबल, शायद कहते हैं ये टैक्स अब तक था, ये अदर्स जो सेपरेट ब्लॉक का टैक्स आ गया, कितना टैक्स बन गया 407 नेट टैक्स पेएबल आ गया, नेट टोटल टैक्स पेएबल। इसके बाद यहाँ पर 8 स्टेप आएगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, लेस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिन जिन चीज़ों को मार्क किया हुआ है उसमें देखें टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है कि नहीं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आपके पास है जी 1,75,000, 1,75,000 टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आपके पास है, इसको माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न, आपके पास आ जाएगा नेट टैक्स पेएबल नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न कितना आएगा 12,407 आपके पास नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ गया। ये एक हिस्सा मुकम्मल हो गया, अब आपने करना है टैक्स अंडर एफटीआर, टैक्स अंडर एफटीआर, तो जिन जिन चीजों को मार्क किया उसमें देखें एफटीआर की सिर्फ एक ही आइटम है, प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड, प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड उस पर 15% टैक्स है, प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड है 50,000, इस पर 15% टैक्स है, एफटीआर का टैक्स आ जाएगा जी 75%, यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देख लें क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी आपने 25 तक करना है, इसकी प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ।